हेलो गाइस, वेलकम टू अवर लर्निंग पॉइंट। आज से हम सीटी 2020 के लिए इंग्लिश पेडागॉजी की वीडियोस देखेंगे। आपकी कंप्लीट पेडागॉजी इंग्लिश के लिए पूरे 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो बिल्कुल भी एक भी वीडियो आप मिस मत करिएगा और सारे कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहले वीडियो का पहला टॉपिक। देखिए, इंग्लिश पेडागॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लैंग्वेजेस, यानी आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आपका पेपर में लिखा होता है ना लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों के लिए है क्योंकि सेम पेपर ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेजेस की। देखिए, लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली अगर मेन देखें तो 3 तरह की लैंग्वेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज कौन होती है? किसी भी बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मदर टंग होती है, यानी उसकी मातृभाषा होती है। एंड सेकंड होती है उसकी सेकंड लैंग्वेज, मतलब है मदर टंग के अलावा हम और, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात की जो वहाँ पे मदर टंग होगी वो उस जगह पे बोलता होगा। लेकिन अगर पूरे उसे इंडिया में घूमना है तो वो धीरे धीरे गुजरात से हिंदी बोलना सीखेगा। तो सेकेंड लैंग्वेज हमारी हो गई हिंदी। तो ये भी उसने धीरे धीरे, मतलब उसके लिए कोई विशेष क्लासेस नहीं ली, वो नॉर्मली जब उसने किताबें वगैरह पढ़ी तो वो चीज़ सीख गया। अब तीसरी होती है टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है दिस इज़ न्यू लैंग्वेज टू लर्न, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसे हम बिल्कुल अनजान है, बस उसे हम सीखना चाहते हैं। जैसे कि हमारी अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश जो होती है हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज होती है, यानी हम उसके लिए बहुत सारे वोकैबुलरी लर्न करते हैं, बहुत सारे रूल्स लर्न करते हैं, देन छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी हमें एफर्ट करना पड़ता है। अगर हम बात करें फर्स्ट लैंग्वेज की जो कि मदर टंग है, तो मदर टंग हम कैसे सीखते हैं? देखिए, मदर टंग को 2 तरह से सीखा जाता है। एक तो प्रैक्टिस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उसके माता पिता उसको बार बार रिपीट करवाते हैं ना, बोलो बेटा पापा पापा, मम्मी मम्मी, माँ, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, दिन में उसको 10 बार वो चीज़ रटाते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस से सीखते हैं। दूसरी चीज़ है इमिटेशन का मतलब कॉपी करना है किसी को। बच्चे जो होते हैं कई सारी चीज़ें हमको अपने से बड़ों को देख के, जो बच्चे बड़े बोलते हैं उसको देख के भी सीख जाते हैं, उनकी कॉपी करने लगते हैं। तो इससे मदर टंग प्रैक्टिस और इमिटेशन से सीखते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसी 2005 इसने बोला है कि, ये तो आपको पहले भी जब मैंने एनसी का आपको कवर कराया था, कि इसने मदर टंग को बहुत ही खास बोला है कि जो प्राइमरी या एलिमेंट्री को ही प्राइमरी लेवल बोलते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पर मदर टंग में ही हमें शिक्षा बच्चों को देनी है, ये एनसी 2005 बोलता है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं अलग अलग तरह से, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग या स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, बात एक ही है। किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए 4 तरह की स्किल्स होनी चाहिए, 4 तरह के प्रिंसिपल होते हैं। एक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसका भी एक क्रम है। इसको जैसे अगर आप हिंदी, यहीं से आपको मैं हिंदी पेडागॉजी भी कंप्लीट करा रही हूँ, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम होता है। ऐसा नहीं कि हम पहले लिखना सिखाएंगे बाद में उसे पढ़ना सिखाएंगे। तो याद रखिएगा, पहले बच्चों को स्टोरीज यानी कि या कविताएं उनको पहले सुनाते हैं, फिर बच्चे उन कविताओं को सुन के बोलना सीख जाते हैं, फिर उनको कविताएं थोड़ा थोड़ा पढ़ना सिखा देते हैं, किताबें पकड़ा देते हैं, तो बच्चे चित्र के माध्यम से अपने आप कहानी बोलने लगते हैं। और फिर लास्ट में होता है उनकी राइटिंग, बाद में उनको लिखाना शुरू करते हैं। तो आपको ये क्रम याद रखिएगा, LSRW। आप इसे 4 बार रिपीट करिए, LSRW, LSRW, LSRW एंड LSRW। तो आपको हमेशा याद रहेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिए, इन चारों स्किल्स में जो हमारी लिसनिंग और रीडिंग की स्किल होती है हमारी पैसिव, यानी इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय नहीं होते, हम पैसिव रहते हैं, यानी निष्क्रिय रहते हैं। तो इन्हें रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रिसेप्टिव इसकी क्वेश्चन आता है कि कौन विच स्किल्स आर रिसेप्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल्स जो हैं लिसनिंग एंड रीडिंग है, जबकि जो स्पीकिंग और राइटिंग ये प्रोडक्टिव स्किल्स है। मतलब जब बच्चा बोलने या लिखने लगे तभी हम उससे कहते हैं, मतलब अगर सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो हम नहीं कहते कि बच्चे ने लैंग्वेज सीखी, लेकिन जैसे वो बोलने लगे और लिखने लगे तो हम कहने लगते हैं ये प्रोडक्ट, यानी उससे कुछ ना कुछ हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इन्हें प्रोडक्टिव स्किल्स बोलते हैं। और ये जो स्किल्स होती हैं एक्टिव होती हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो इसमें लोग एक्टिव रहते हैं।
इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि LSRW यानी 1 2 3 4। तो जो 1 और 3 रिसेप्टिव, जबकि 2 और 4 हमारी होती है प्रोडक्टिव। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है, तो आप बिल्कुल इसको 3-4 बार इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से रिपीट करिए और सीख जाइए। अब हम बात करते हैं फोनेमी की। जो हमारे फोनेम्स होते हैं, फोनेम क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, कोई भी साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ये हमारे फोन में होती है। और फोनेम्स जो होते हैं टोटल 44 होते हैं। याद रख कितने फोनेम्स होते हैं टोटल इंग्लिश में? इसे बोलते हैं टोटल 44 होते हैं, जिसमें 44 में से 20 वोवेल और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने टोटल फोनेम होते हैं। तो फोनेम्स होते हैं 44। अब देखिए फोनेम जो होते हैं हिंदी में बोलते हैं स्वनिम। आपने हिंदी के, मैंने आपको बोला है कि आपके हिंदी और इंग्लिश पेडागोगी के साथ में आपके कराते चले आएंगे कि स्वनिम क्या होता है। फोनेमी को हिंदी में स्वनिम बोलते हैं। तो हिंदी में भी आपसे क्वेश्चन आता है कि स्वनिम क्या होते हैं। स्वनिम जो होते हैं ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो बोली जा सके, ये भी याद रखिएगा। ऐसे नहीं कोई भी ध्वनि होती, ऐसी ध्वनि जो बोली जा सके। और इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। अब देखिए फोन में होते क्या है बेसिकली। अब जैसे आपको एग्जांपल लीजिए पिकॉक, आप पिकॉक बोलते हैं, तो पिकॉक बोलते कैसे हैं? पहले तो पा, फिर ई, पी, तो यहाँ से पी बन गया। अब कॉक बोलना है तो क, ओ, पिको, फिर आधा क, पिकॉक। इस तरह से हमें अच्छों को अगर बहुत ही गहराई से देखें तो इस तरह से अच्छा तोड़ तोड़ के बोलते हैं। तो यही जो हमारे दिख रहा है आपको च, की, क, ओ और क, तो ये हमारे फोनेम्स हैं, तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट अब हम देखते हैं। देखिए तो अभी आपको मैंने बताया कि 1 रिसेप्टिव स्किल्स कौन होती है? 1 और 3। और प्रोडक्टिव कौन सी होती है? 2 और 4। रिसेप्टिव स्किल्स जो होती हैं लिसनिंग और रीडिंग यानी पैसिव स्किल्स होती हैं, जबकि प्रोडक्टिव स्किल जो होती है ये स्पीकिंग और राइटिंग एक्टिव स्किल होती है। और बेसिकली जो स्पीकिंग या राइटिंग की बात करें तो राइटिंग जो होती है पेपर पेंसिल टेस्ट में होती है मतलब। अब देखिए ये तो हमारी मेन स्किल्स जो होती हैं 4 LSRW, लेकिन इसके अलावा कुछ सब स्किल्स भी होती हैं। जैसे बात करते हैं ओरल। अब बोला जाता है कि ऐसे कई आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे कि बोला जाए ओरल किसकी सब स्किल है। तो ओरल जो होता है, ओरल टेस्ट आपके करवाए जाते हैं ना, मौखिक जिसे बोलते हैं। तो ओरल जो होता है स्पीकिंग की स्किल, मतलब बोलने का एक मौखिक है। तो ओरल किसकी सब स्किल है? स्पीकिंग की। ऑरल जो है लिसनिंग की। जैसे आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो, ऑडियो AUDIO स्पेलिंग होती है, वैसे बना है ऑरल। तो ऑरल किसकी होती है? लिसनिंग की। ओरल किसकी होती है? स्पीकिंग की। ड्राफ्टिंग, अब ड्राफ्ट बनाते हैं जब भी तो ड्राफ्ट में लिखना पड़ता है, तो ड्राफ्टिंग क्या होती है? राइटिंग की सब स्किल होती है। याद रखते जाइए इन सभी पॉइंट्स को। प्री एडिक्शन मतलब रीडिंग। ठीक है, ये भी रीडिंग की सब स्किल होती है, याद रखिएगा। ये 4 बार ओरल, स्पीकिंग, ऑरल, लिसनिंग, ड्राफ्टिंग, राइटिंग एंड द लास्ट प्री एडिक्शन इज रीडिंग। अब देखिए जो हमारी रीडिंग स्किल्स होती हैं, तो ये रीडिंग स्किल जैसे कोई भी हम पढ़ रहे हैं तो ये 2 तरह से हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं। देखो एक तो जैसे आपको कोई एक पेज दे दिया पढ़ने के लिए, एक तो क्या आपने उसको मतलब बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं निकाला और फटाफट उसको जल्दी उस चीज़ को पढ़ लिया। अगर उस चीज़ को जल्दी पढ़ लेते हैं तो इसे बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी बाहरी पढ़ लेना, सतही पढ़ लेना या सरफेसली पढ़ लेना उस चीज़ को, फास्ट पढ़ना। तो ये हमारी होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। और इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है हम स्लो पढ़ें, अटेंटिव होके पढ़ें, यानी सावधान, अटेंशन के साथ, वही कि अटेंटिव होके पढ़ें, फोकस्ड होके पढ़ें, स्लो पढ़ें, तो इसे बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। याद है रीडिंग स्किल्स भी 2 तरह की, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। दोनों में अंतर क्या है? एक्सटेंसिव फटाफट यानी फास्ट पढ़ना है, बहुत एक तरह से स्कैन करते हुए पढ़ना चीज़ों को, जबकि इंटेंसिव में स्लो पढ़ना है, अटेंटिव और फोकस्ड होकर पढ़ा जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, देखिए अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी इज़ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो पता ही है हिंदी जो हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज 1950 में बनी, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये देश पर लागू हुआ था।
जबकि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी क्या है, हिंदी ऑफिशियल है, जबकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये 1963 में हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बनी। अब देखिए फोनोलॉजी एक टर्म है। फोनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स, या अगर फोनेटिक्स आ जाए तो वो भी होता है स्टडी ऑफ साउंड्स, तो याद रखिएगा। फोनो का मतलब ही है किसी साउंड से रिलेटेड, तो इसको याद रखिएगा। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ वर्ड्स या स्टडी ऑफ वर्ड्स कहते हैं। जबकि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सेंटेंस पैटर्न हो, कोई स्ट्रक्चर हो या रूल्स का कोई पैटर्न हो, तो उसे बोलते हैं सिंटैक्स। जबकि सिमेंटिक्स, जो कि सीटेट में एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, और फोनोलॉजी आपसे यूपी टेट में बहुत बार रिपीट होता है। तो सिमेंटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग्स, हम मीनिंग्स की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं सिमेंटिक्स। चलिए इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फोनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ साउंड, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वर्ड्स, सिंटैक्स मीन्स सेंटेंस पैटर्न या स्ट्रक्चर्स या रूल, जबकि सिमेंटिक्स मीन्स होता है स्टडी ऑफ मीनिंग्स। अब हम बात करते हैं, कई सारे मेथड्स आपने सुने होंगे, इंग्लिश पैडागोजी मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले बात पढ़ते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड। देखिए बाइलिंगुअल मेथड जो दिया था सीजे डॉटसन ने दिया था। बाय द ये सारे मेथड है, किन मेथड का अलग अलग लोग आए, उन्होंने अलग अलग मेथड से बच्चों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश की या सेकेंड लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की। तो सबसे पहले आए बाइलिंगुअल मेथड, जो सीजे डॉटसन ने ये लाए थे। इन्होंने बोला था कि हम मदर टंग का यूज़ करते हुए हम जो टारगेट लैंग्वेज है, या आप इंग्लिश भी कह सकते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि इंडिया में एक तरह से टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश से मानी जाती है, तो उसको हम मदर टंग का यूज़ करते रहे, मतलब उसकी सहायता से बच्चों को इंस्ट्रक्शन दें ये, और फिर बच्चे उस सेकेंड लैंग्वेज को सीख जाए। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड है। जबकि दूसरा है नेचुरल अप्रोच, और नेचुरल अप्रोच जो सबसे ओल्डेस्ट, क्लासिकल और सबसे ज़्यादा मतलब यूज़फुल है नेचुरल अप्रोच जो है। तो नेचुरल अप्रोच में क्या है, ये स्टीफन क्रेशन, सॉरी जो ओल्डेस्ट है, वो जो ट्रांसलेशन मेथड होता है वो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट, जिसका हम आज भी हिंदी मीडियम स्कूल्स में यूज़ करते हैं, बच्चों को ट्रांसलेशन वगैरह के माध्यम से सिखाते हैं। पहले हिंदी, इसकी हिंदी की इंग्लिश, मतलब वर्ड टू वर्ड चीज़ें, पहले छोटे छोटे वर्ड्स की इंग्लिश सिखाएंगे, फिर सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, तो ये हमारा हो जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ बात हो रही है नेचुरल अप्रोच। जो नेचुरल अप्रोच है इसे दिया था स्टीफन क्रेशन ने, तो याद रखिएगा जो क्रेशन थे इन्होंने नेचुरल अप्रोच का मेथड दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली बच्चों को इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में आपको इंग्लिश की ग्रामर नहीं सिखाए, ना तो रूल्स सिखाते हैं, अपने आप बच्चे सेंटेंस बोलते रहते हैं, टीचर्स को देखते देखते वो सीख जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नेचुरल अप्रोच अपनाते हैं। अब एक नोट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की आपको पता होगा जो लैंग्वेज साइंस होते हैं, इसके फादर ऑफ लैंग्वेज साइंस है, ये भाषा विज्ञान के जो जनक है कौन है, चॉम्स्की हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया था। तो चॉम्स्की ने एलईडी का कॉन्सेप्ट दिया था। एलईडी का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका कहना ये था चॉम्स्की का कि हर बच्चे में, यानी एवरी चाइल्ड हैज़ कैपेसिटी विच इनेबल्स एन इन्फेंट टू एक्वायर एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि हर बच्चे के पास एक क्षमता है, उसके पास कैपेसिटी है कि वह कोई भी लैंग्वेज हो, कोई उसको उसको मतलब एक्वायर कर सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है। जैसे कोई बच्चा फ्रांस में है, अगर फ्रांस में तो वहाँ की लैंग्वेज वो सीख जाता है, उसको सिखानी नहीं पड़ती। अगर वही बच्चा इंडिया का तो वो इंडिया के सीखता है। क्या हम उसको इतना एफर्ट डालते हैं, उनको स्कूल में भेज देते हैं क्या 1 साल के बच्चे को, लेकिन फिर भी तो वो हिंदी अपने आप सीख जाता है। इतना तो माँ बाप नहीं सिखाते हैं उसको कि अब ये सेंटेंस करके बोलो, अब यहाँ पे है लगाओ, अब यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन वगैरह बनाने में। तो बस तो वही बात यहाँ बोली गई है कि हर बच्चे में कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी कहीं की भी लैंग्वेज होगी उसको एक्वायर कर लेता है। और साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि ह्यूमन्स आर बॉर्न विद इनेट फैसिलिटी फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज। यानी अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि किसने कहा है, यानी हु सेड दैट इनेट फैसिलिटी, मतलब एवरी चाइल्ड हैज़ कि ह्यूमन्स हैड इनेट फैसिलिटी, तो किसने कहा है, चॉम्स्की कहा, याद रखिएगा, ठीक है। एक्वायरिंग लैंग्वेज को एक्वायर करने की इनेट फैसिलिटी किसने बोली है कि हर ह्यूमंस के पास में होती है, चॉम्स्की ने। या फिर एलईडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, चॉम्स्की ने दिया है। या फिर आपसे बोला जाए कि यूनिवर्सल ग्रामर
का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो चॉम्स्की ने। इन्होंने बोला कि हर एक कोई भी लैंग्वेज है तो मतलब कोई भी बच्चा है तो वो एक यूनिवर्सल ग्रामर, जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हम किसी सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप बच्चा सेंटेंस सही से बोलना स्टार्ट कर देता है। ये नहीं कि पहले है फिर जाता फिर वह ऐसे बोलता, वह जाता है, वो अपने आप चीज़ें सीख जाता है। इससे कहीं भी होगा तो हर बच्चा यूनिवर्सल ग्रामर का यूज़ करता है। तो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? चॉम्स्की ने। या फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर तो ये चॉम्स्की ने दिया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमने 4 पॉइंट पढ़े। पहला कि एवरी चाइल्ड हैज़ कैपेसिटी विच इनेबल्स टू एक्वायर एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज, किसने कहा? चॉम्स्की ने। दूसरा एलईडी कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, चॉम्स्की ने। यूनिवर्सल ग्रामर, चॉम्स्की ने। और फोर्थ कि फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर या स्ट्रक्चरल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये भी दिया चॉम्स्की ने। ये दोनों ही जो यूनिवर्सल और फाउंडर वाला, ये दोनों ही सीटेट में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगली चीज़ को लेकर। अब देखिए गोल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। हमारे पास अगर हम प्राइमरी लेवल, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्राइमरी लेवल अगर हम बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग क्यों कराना चाहते हैं, हमारे पीछे हमारा क्या एम है, क्या गोल है? तो देखिए यहाँ पर मेनली 2 या आप कह सकते हैं मेनली 3 गोल हैं बच्चों को प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश सिखाने के, ये लैंग्वेज लर्निंग कराने के। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट है कि बेसिक स्किल्स डेवलप करना, मतलब जो LSRW ने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 चीज़ें बच्चों में डेवलप हो जाए, यानी जो बेसिक स्किल्स हैं हमें बस यही डेवलप करनी है उनको प्राइमरी लेवल पर। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट थॉट करनी, यानी बच्चे जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट करना सीख जाए, तो ये भी हमारी जो प्राइमरी लेवल पर गोल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग है। और तीसरा है कि टू लिसन इंग्लिश विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, स्पीक करेक्टली, साथ ये भी कि बच्चा करेक्टली बोले और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े। ऐसा नहीं कि कुछ भी रीडिंग नहीं हमको बच्चों के चाहिए, हमें बच्चे जो ऐसे प्राइमरी लेवल के बच्चे नॉर्मल अंडरस्टैंड करने लगे चीज़ों को और एक दूसरे से जोड़कर एक दूसरे से कनेक्ट करके वर्ड्स को पढ़ने लगे। अब बात करते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्म क्वेश्चन आता है कि हु गेव 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये कोठारी कमीशन ने दिया था। अगर आपने बीएड या बीटीसी किया होगा तो आपने कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग के बारे में पढ़ा होगा। ये कोठारी कमीशन ने 1964 में बना था, ये सभी को पता होगा। तो कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब इन्होंने बोला था कि हर बच्चे को 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। पहले तो उसकी मदर टंग, सेकेंड नेशनल लैंग्वेज जैसे कि हम कह सकते हैं हिंदी, और थर्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश। अब देखो मैं जिसकी बात कर रही थी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल मेथड है। अब ये किस पर जोर दे? जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये रूल्स रोटिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, नहीं रटने पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, वोकेबलरी पे जोर देता है और चीज़ें यहाँ पे वर्ड से स्टार्ट होती हैं, वर्ड टू वर्ड चीज़ें सिखाई जाती हैं। जबकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश लर्निंग, बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और उसी से चीज़ें सीख जाते हैं। इसमें ना तो मदर टंग का यूज़ किया जाता है, ना ही कोई ग्रामर रूल्स लगते होते हैं। इसमें बस बेसिकली जो अगर देखा जाए तो फोकस जो होता है लिसनिंग और स्पीकिंग पर। अब जैसे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो सकता है वो ग्रामेटिकल मतलब करेक्ट ना हो, लेकिन उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी रहती है, उनकी जो लिसनिंग है या किसी चीज़ को समझने की शक्ति है वो बहुत अच्छी रहती है, अच्छे से बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेते हैं इंग्लिश। लेकिन अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो वो अपने बहुत संभाल के बोलता है, उसकी ग्रामर करेक्ट होगी क्योंकि उसने सारे रूल्स पढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड ये टॉपिक। अभी आपको पता है कि बाइलिंगुअल मेथड से यूजिंग मदर टंग का यूज़ करते हुए बाइलिंगुअल मेथड में पढ़ाया जाता है और इसे शुरू किया था सीजे डॉटसन ने। और फोर्थ है ड्रिल मेथड मतलब होता है ड्रिल मेथड भी अच्छा होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं वर्तमान में ड्रिल मेथड ही कराए थे, बच्चों को बार चीज़ें रिपीट कराए थे। तो जो ड्रिल मेथड है 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। रिपीट, इसमें बच्चों को बार रिपीट कराया जाता है। इंश्योर, उनको इंश्योर कर दिया जाता है। एंड थर्ड रिटेंशन, बार चीज़ों को याद कराया जाता है। अब देखो नेचुरल अप्रोच को थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए नेचुरल अप्रोच किसने दिया, क्रेशन ने, या थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन किसने दिया, या क्रेशन ने। देखिए याद है कि यहाँ पर एक्विजिशन से आप चॉम्स्की को मत जोड़िएगा, यहाँ पर है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्रेशन ने दिया, जबकि उसने जो
चॉम्स्की ने, उसने बोला था जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज ही है वो हम एक्विजिशन से सीखते हैं। और याद रखिए जो हमारी मदर टंग होती है इसे सिखाया नहीं जाता, हम कहीं स्कूल में पढ़ने नहीं जाते मदर टंग को, वो अपने आप हम एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्ड एक्वायर जो होता है वहाँ पे आपसे आता है। और जो नेचुरल अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली हम मदर टंग के लिए चीज़ें, जैसे मदर टंग हम याद करते हैं वैसे नेचुरल अप्रोच में हम चीज़ें सीखते हैं, कोई अलग से रूल्स वगैरह नहीं सीखते हैं, और बेसिकली प्रिंटेड बुक्स या ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से हम चीज़ों को सीख लेते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अब हम बात पढ़ते हैं आगे। देखिए अभी आज के वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का जो टॉपिक है आपको कराया जाएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो मेरे खुद के नोट्स हैं, बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सर्च करके भी लिखी हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे नोट्स मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरा साथ बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।